हेलो दोस्तों, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत का। आज मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया हुआ है मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया हुआ है कि व्यवसायिक संगठन के मैं क्लियर कर रहा था। प्रीवियस वीडियो मैंने क्लियर किया हुआ है कि व्यवसायिक संगठन के स्वरूप। ठीक है, अब व्यवसायिक संगठन के स्वरूप मैंने कर लिए थे दो प्रकार। ठीक है, एक कर लिया था मैंने एकाकी व्यापार को। ठीक है, एकाकी व्यापार के कुछ एमसीक्यू भी किए थे और उसके बाद किया था मैंने साझेदारी को, जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, इसके भी कुछ मैंने एमसीक्यू किए हैं। तो मैंने इसलिए ये दूसरा वीडियो बनाया है कि कंपनी के स्वरूप जो है वो बहुत बड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा बड़े में ये वीडियो हो जाता मेरा, तो इसलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है। कंपनी का स्वरूप ये भी है कि कंपनी। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार होते हैं और कंपनी अपनी पूंजी किस प्रकार से प्राप्त करती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कंपनी को, इंग्लिश में कंपनी ही बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि कंपनी से आशय आप क्या समझते हैं। ठीक है, कंपनी से आप क्या समझते हैं। तो साधारणता, मतलब कि साधारण भाषा में कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए, मतलब कि किसी कार्य के लिए मैंने एक व्यक्तियों का एक संघ बनाया है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपनी बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अनेक व्यक्तियों का एक संघ है। संघ तो साझेदारी में भी होता है, लेकिन ये इसमें साझेदारों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, साझेदारों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या कि अनेक व्यक्तियों का एक संघ, इसे बोलते हैं कंपनी बोलते हैं। तो अगली जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है कि कंपनी की विशेषताएं क्या है। ठीक है, कंपनी की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता है कि कानून द्वारा निर्मित होती है, मतलब कि कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। मतलब कंपनी के अपने हाड़ मांस या फिर रक्त नहीं होता, कंपनी सांस नहीं लेती, ये कंपनी नहीं होती है। ठीक है, कंपनी में रक्त नहीं होता, कंपनी सांस नहीं लेती, लेकिन ये एक कृत्रिम व्यक्ति है जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, जो मनुष्यों द्वारा या मानवों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मतलब कि एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी अपनी तरफ से ये सारे कार्य जो व्यक्ति लोग करते हैं वो सभी कार्य कर सकती है। ठीक है, कंपनी की एक सर्वमुद्रा है, सर्वमुद्रा को कॉमन सील बोलते हैं। कंपनी की एक अपनी सर्वमुद्रा होती है। ठीक है, ये विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं इसकी, कि कंपनी के इसका होता है कि पृथक वैधानिक अस्तित्व है। मतलब कि एक मान लो कि एक अंशधारी है, मतलब कि शेयर होल्डर्स है, उसके आने से या जाने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि कंपनी का जो है अस्तित्व है वो पृथक है, मतलब कि साझेदारों से या निदेशकों से सभी से अलग है। इसमें साझेदार तो होते नहीं, इसमें होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं। इसमें पार्टनर नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, शेयर होल्डर। तो चाहे कोई शेयर होल्डर आए या फिर जाए, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि कंपनी सामूहिक वित्त। इसमें मतलब कि होता है कि इसमें एक लोग रुपए नहीं लगाते, बहुत से लोग रुपए लगाते हैं, तो इसीलिए इसे बोलते हैं सामूहिक वित्त की विशेषता होती है इसमें। और आगे लिखा हुआ है कि सदस्यों की संख्या असीमित होती है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही ऊपर बताया हुआ है कि कंपनी में सदस्यों की संख्या असीमित भी हो सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में एक लिमिट होती है, वो लिमिट होती है 200 तक। ठीक है, वो लिमिट कितनी होती है, लिमिट होती है प्राइवेट कंपनी में 200 मैक्सिमम और मिनिमम होती है 2। आगे हम लोग इसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि अंशों का हस्तांतरण। अंश क्या होते हैं, इसको भी हम लोग आगे क्लियर करेंगे। अंश होती है शेयर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं शेयर। ठीक है, तो इसको भी आगे क्लियर करेंगे कि अंश क्या होते हैं। तो अगला है कि कंपनी कितने प्रकार से होती है। ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट क्वेश्चन है कि कंपनी
कितने प्रकार की होती है? तो वैसे तो प्रकार है विधान द्वारा निर्मित, एक मतलब कि विधिनियम या फिर विधान द्वारा निर्मित है। तो पहला है कि राजा की आज्ञा द्वारा। अगर मान लो राजा ने कोई आज्ञा दे दी कि मतलब कि आप लोग व्यापार कर सकते हैं, तो ये होगी राजाज्ञा द्वारा। तो इसका एक उदाहरण है, जो वो उदाहरण है 1600 सन में अंग्रेज़ों के द्वारा एक चार्टर आया था। ठीक है, 1600 सन में 10 लोग आए थे जो इंडिया में व्यापार करने के लिए। तो उन्होंने कौन सी कंपनी बनाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कहा जाए तो कैसी है? राजा की आज्ञा द्वारा, राजाज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी है। उसके बाद है विशेष विधान द्वारा निर्मित कंपनी। तो ये है जैसे कि रिजर्व बैंक, इंपीरियल बैंक। ठीक है, तो ये जो हुए थे, ये कंपनियां हुई थी विशेष के विधान के द्वारा। और कंपनी अधिनियम द्वारा, जो कंपनी अधिनियम, इस पहले कंपनी जो ओल्ड कंपनी अधिनियम है, पुराना कंपनी अधिनियम सन 1956 है जिसकी, और न्यू कंपनी अधिनियम, न्यू जो है वो है 2013। तो 2013 के अनुसार जो कंपनी कार्य करेगी, जो कंपनी अधिनियम के द्वारा कार्य करेंगी, वो कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनियां कहलाएंगी। ठीक है, ये तो हो गई हम लोगों की विधान द्वारा निर्मित। उसके बाद है नेक्स्ट है कि इनको जरूर देखना है कि क्योंकि कंपनी के दायित्व अक्सर करके मतलब कि कंपनी के प्रकार अक्सर करके क्वेश्चन में आते हैं MCQ में भी, कि दायित्व के आधार पर होती है एक सीमित कंपनी और उस दूसरी होती है असीमित कंपनी। तो सीमित कंपनी कौन सी होती है? तो इसे बोलते हैं लिमिटेड कंपनी और इसे बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। इसमें क्या होता है कि इसमें कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ठीक है, इसमें कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व, लायबिलिटी मतलब कि सीमित होती है। ठीक है, और उसके बाद इसमें लिखा है कि असीमित कंपनी। तो असीमित कंपनी में क्या है? असीमित कंपनी है, सीमित कंपनी हो गया। उसके बाद है असीमित कंपनी। तो असीमित कंपनी कौन सी होती है? जैसे कि मान लो कि एक शेयर होल्डर है, उसने एक कंपनी का 10 रुपये का शेयर लिया, तो उसकी लायबिलिटी इस 10 रुपये तक ही बनेगी। ठीक है, तो वो ये उसकी लायबिलिटी है देने के लिए, बस उसे इसी को देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, अन्यथा तो इसे बोलते हैं असीमित कंपनी। अगर मान लो कि कंपनी ने 10 रुपये कंपनी को हमें देने थे, तो कंपनी ने पहले मांग लिए 5 रुपये, तो कंपनी की लायबिलिटी अब कितनी होगी? वो 5 रुपये तक ही इसको लायबिलिटी को और पेड करेगा, अन्यथा वो असीमित कंपनी कहलाएगी। तो इसमें होता है, इसे लिमिटेड शब्द का यूज इसमें करते हैं, कंपनी जो बनाते हैं उसमें लिमिटेड शब्द का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, लिमिटेड शब्द, इस वक्त को याद रखना आप लोग। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि पहले नंबर पे है सरकारी कंपनी, उसके बाद है पब्लिक कंपनी और उसके बाद है प्राइवेट कंपनी। इनको हम लोग क्लियर करेंगे कि सरकारी कंपनी वो होती है जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार का अंश 50% से अधिक हो तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी कहलाती है? तो पब्लिक कंपनी वो है जो कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा प्राइवेट कंपनी ना हो। वो सारी पब्लिक कंपनियां हैं जो कंपनी अधिनियम के द्वारा प्राइवेट कंपनी ना हो, और इसकी चुकता पूंजी ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट
जो पॉइंट है मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि इसकी चुकता पूंजी 5 करोड़ या इससे अधिक हो सकती है। 5 करोड़ नहीं, सॉरी 5 लाख है, 5 लाख या इससे अधिक हो सकती है, अधिक हो सकती है। ठीक है। उसके बाद है प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी वो है जो कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा, कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा जो सरकारी कंपनी जो सरकारी कंपनी ना हो वो सारी की सारी कौन सी हैं? प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 4th नंबर में, राष्ट्रीयता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू नेशनलिटी। ठीक है। उसे बोलते हैं विदेशी कंपनी, और एक होती है देसी कंपनी। जो देश में रहकर जिसका कार्यालय भारत में हो वह देसी कंपनी कहलाएगी। ठीक है। और विदेशी कंपनी जिसका कार्यालय विदेश में हो, जिसका कार्यालय रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो विदेश में हो, लेकिन वो कार्य किसी भी देश में करे, तो वो कौन सी होगी? विदेशी कंपनी होगी। ठीक है। उसके बाद अन्य के आधार पर होता है सूत्रधारी कंपनी, और एक होता है सहायक कंपनी। इसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी बनाने से पूर्व किस आज्ञा पत्र को बनाया जाता है। मतलब कि कंपनी, जैसे मान लो कि कोई हम लोग कार्य करेंगे तो उसके लिए, जैसे मान लो कि साझेदारी जब बनाएंगे, साझेदारी बनाने से पहले हम लोगों को किस पत्र को बनाया जाता है। ठीक है। तो साझेदारी बनाने से पहले हम लोगों को साझेदारी संलेख बनाना पड़ता है। इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है। तो ये पत्र में सारी बातें लिखी होती है कि कंपनी साझेदारी क्यों बना रहे हैं, कितने लोग हैं, नाम क्या है साझेदारी का, वगैरह वगैरह। उसके बाद कंपनी बनाने से पूर्व हम लोग कौन से पत्र तैयार करते हैं? एक है हम लोगों का पार्षद सीमा नियम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसके दूसरे बात बोल रहे हैं पार्षद अंतर नियम, उसे बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मोस्ट क्वेश्चन है कि कंपनी का चार्टर कहलाता है। ठीक है। कंपनी का चार्टर किसे बोलते हैं? पार्षद सीमा नियम को। ठीक है। पार्षद सीमा नियम को क्या बोलते हैं? कंपनी का चार्टर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्षद सीमा नियम की विषय क्या है। मतलब कि पार्षद सीमा नियम में हम लोग किन किन विषयों को शामिल करते हैं। तो वो 6 विषय कौन से हैं? मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो 6 विषय कौन से हैं। इनमें से आप लोगों को एक मतलब ऐसे देगा कि पार्षद सीमा नियम निम्नलिखित में से कौन सा विषय नहीं है या फिर होता है। तो आप लोगों के 6 विषय मालूम होने चाहिए कि कंपनी का नाम होना चाहिए, कंपनी का स्थान या कार्यालय बाक होता है, इसे बोलते हैं नेम क्लॉज। उसके बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। उसके बाद बोलते हैं ऑब्जेक्ट, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कि कंपनी किस वस्तु का कार्य करना चाहती है, मतलब कंपनी का टारगेट क्या है। उसके बाद कंपनी दायित्व क्या है, कंपनी के दायित्व क्या रहेंगे। उसके बाद कंपनी की कैपिटल कितनी रहेगी, और उसके बाद संघ या हस्ताक्षर, एसोसिएशन एंड क्लॉज। तो ये 6 जो है वाक्य, इनको हम लोगों को पार्षद सीमा नियम में लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख कौन सा है। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख पहला कौन सा होगा? पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम कंपनी बनाने से पहले ही हम लोगों को बनाना पड़ता है पार्षद सीमा नियम, और अगर इसको नहीं बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं पार्षद अंतर नियम। ठीक है।
इसमें 99 बातों का उल्लेख किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइवेट कंपनी में अधिकतम एवं न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट है कि प्राइवेट कंपनी, देख लेना आप लोग कि प्राइवेट कंपनी पूछा है कि सार्वजनिक कंपनी या सरकारी कंपनी पूछा है। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। ये कौन सा 200 का पहले था 50 जो था कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार, लेकिन अब कंपनी अधिनियम 1956 है नहीं, तो 2013 के अनुसार वो संख्या बढ़ा दी गई है, वो हो गई है 200। उसके बाद है कि सार्वजनिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी और अधिकतम कितनी होती है। तो न्यूनतम तो होती है, मिनिमम होती है 7, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं, वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये जो अनलिमिटेड शब्द आया है वो इसीलिए आया है कि कंपनी में सदस्यों की संख्या असीमित होती है और साझेदारी में सीमित होती है। तो अब हम लोग इसके कुछ MCQ करेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है कि एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। ठीक है, न्यूनतम कितनी होती है 2। और अगर अधिकतम पूछे कि एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो सदस्यों की सार्वजनिक कंपनी में पूछा है तो सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम होती है 7। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीधे सिंपल से क्वेश्चन है कि एक संयुक्त स्कंद कंपनी में, मतलब कि इसे गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, एक संयुक्त स्कंद कंपनी में कि सभी लोगों के रुपए इसमें लगे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो इसमें जो सदस्यों की दायित्व कैसा होता है, तो सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सीमित। सदस्यों का दायित्व होता है सीमित होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको एक सेकेंड कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ। तो कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ, वो हुआ 2014 में। ठीक है, तो वो कब लागू हुआ 2014 में। ये कंपनी अधिनियम जो 2013 है वो लागू कब हुआ था 2014 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक सरकारी कंपनी में सरकार का उसकी चुकता पूंजी में हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए कि एक सरकारी कंपनी में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको एक सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है, एक सेकेंड पेन चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक सरकारी कंपनी में सरकार का उसकी चुकता पूंजी में हिस्सा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 51% से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 51%। 51%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक निजी सीमित कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या, एक निजी सीमित कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 200। इसमें जो आगे बात लिखी है कि वर्तमान भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन इज राइट है ये सारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, एक सेकेंड पेन को चेंज कर लेते हैं, कि पृथक अस्तित्व का एक प्रभेद लक्षण है। पृथक अस्तित्व मतलब कि एक जो लक्षण है पृथक अस्तित्व, ये किसका लक्षण है ये पूछा है। एकाकी व्यापार का, साझेदारी का, या फिर कंपनी संगठन का, या इनमें से सभी का। तो मैंने आपको विशेषताओं में बताया है कि कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है, मतलब कि कंपनी किसी के मेंबर आने या जाने से कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन होगा कंपनी संगठन का। ठीक है, तो अब हम लोग इसके और भी क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को लिखा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्थायी जीवन का लाभ होता है।
स्थायी जीवन का लाभ होता है। तो स्थायी जीवन का लाभ किस में होता है? तो वो होता है कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी में। तो इसको पेन को चेंज कर लेते हैं कलर। इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त पूंजी कंपनी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा की आज्ञा द्वारा निर्मित कौन सी कंपनी है? राजा की आज्ञा द्वारा कौन सी कंपनी है? तो मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो महारानी, इंग्लैंड की महारानी थी, उनके द्वारा ये एक राजाज्ञा द्वारा निर्मित कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि बैंकिंग कंपनी का समामेलन किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? तो बैंकिंग कंपनी का जो है समामेलन किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? तो वो होता है कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार। 2013 तो अभी नया कंपनी अधिनियम है। तो उसके बाद इसको कलर को चेंज कर देते हैं। इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, 10वें का सी ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसको पेन को कलर चेंज कर देते हैं, बार बार यही होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि कंपनी में प्रतिनिधि प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो कंपनी में प्रतिनिधि कौन करता है? तो जो कंपनी में कैपिटल लगाता है वही कंपनी का प्रतिनिधि होता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो है 11वें का ई ऑप्शन, ठीक है। 11वें का ई ऑप्शन, जो कंपनी में रुपए लगाते हैं वो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लिमिटेड शब्द क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि लिमिटेड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो लिमिटेड शब्द का प्रयोग हम लोग सार्वजनिक कंपनी में करते हैं, ठीक है, सार्वजनिक कंपनी में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, अंशों का हस्तांतरण ना हो सकता है। तो अंशों का हस्तांतरण किस में नहीं हो सकता है? वो होता है गवर्नमेंट कंपनी में नहीं हो सकता है, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी इसको बोलते हैं इंग्लिश में गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो 13वें का ऑप्शन जो है वो है सी ऑप्शन इज राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14 कि कंपनी जोखिम वहन करते हैं। कंपनी का जो जोखिम होता है वो कौन वहन करता है? तो जो कंपनी में पैसा लगाता है वही कंपनी का जोखिम वहन करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है शेयर होल्डर्स। कंपनी के जोखिम को वहन करते हैं शेयर होल्डर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, स्वामियों सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। स्वामियों और सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। तो देखो, एकल व्यापार में तो असीमित था, साझेदारी में भी असीमित था। तो जो कंपनी अधिनियम है उसमें जो है वो सीमित होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कंपनी के प्रारूप में साझेदारी, ठीक है, कंपनी के प्रारूप में साझेदारी, एकाकी व्यापार के MCQ करने हैं तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास नंबर 2 की लिंक आपको दे दूंगा। और अगर आप लोगों को व्यापार, वाणिज्य या फिर और किसी मतलब कि व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के बारे में MCQ करने हैं तो क्लास नंबर 1 के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, क्लास नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।